हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के भाषा कौशल चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने पिछली कक्षा में श्रवण कौशल और मौखिक कौशल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे डिटेल के साथ कवर किया है। और आज हम लोग पठन कौशल और लेखन कौशल, जो दो कौशल बच गए थे, आज उनको हम करेंगे। अब आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पठन कौशल। तो पठन कौशल क्या होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को पठन कौशल कहा जाता है। यानी कि पढ़कर जिस चीज़ के अर्थ को हम समझते हैं, मान लीजिए हम बुक पढ़ रहे हैं और बुक के को पढ़कर हम उसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पठन कौशल हो गया। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, इसे हम पठन कौशल कहते हैं। पठन कौशल जो होता है वो स्वयं में अर्थ ग्रहण करने का कौशल है। यानी कि पढ़कर हम चीज़ों को किस तरीके से उसका अर्थ को ग्रहण करते हैं, ये पठन कौशल से संबंधित होता है। और पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी कि पठन कौशल जो है, इस पर हम सबसे अधिक ध्यान, यानी कि पठन कौशल पर सबसे अधिक अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें। और इसके साथ ही साथ जो भाव और विचार को ग्रहण करना हम इससे सीखते हैं। अगर मान लीजिए हम बुक में किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, तो उस कहानी का क्या अर्थ है, उसके क्या भाव हैं, ये हम पढ़कर ही उसको समझ पाते हैं। तो इसके साथ ही साथ पठन कौशल जो है, ये श्रवण कौशल और मौखिक कौशल, ये दोनों कौशल, यानी कि पठन कौशल पढ़कर जो चीज़ों को हम समझते हैं, वो श्रवण कौशल और मौखिक कौशल की अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है पठन प्रक्रिया के सोपान, यानी कि इसके कुछ सोपान हैं। आइए हम उनको जानते हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो प्रत्यक्षीकरण में शिक्षक जो हैं वो वर्णों को, शब्दों को छात्रों को परिचित कराता है। यानी कि शिक्षक जो होते हैं वो वर्णों को और शब्दों को वो श्याम पट पर या उनकी कॉपी पर लिख देते हैं और बच्चों को उनको पहचान करने के लिए कहते हैं कि बच्चे उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। और जब वो उनको वर्णों को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं, तो वर्णों को फिर वो जोड़कर उन्हें पढ़ने के लिए सिखाते हैं। तो ये होता है प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद है अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण का मतलब होता है कि लिखित सामग्री को पढ़कर उसके मूल भाव को समझना। यानी कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर वो क्या कह रहा है, उसके अर्थ को समझना ही अर्थ ग्रहण करना कहलाता है। यानी कि उसके मूल भाव को, वो क्या कहना चाह रहा है, इसे ही हम अर्थ ग्रहण कहते हैं। इसके बाद है प्रयोग। प्रयोग में क्या होता है कि प्रयोग से मनुष्य ने पढ़कर जो ज्ञान अर्जित किया है, यानी कि हम जो पढ़कर ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो प्रयोग कहलाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है पठन के प्रकार। तो पठन के दो प्रकार होते हैं। पहला तो सस्वर पठन और दूसरा है मौन पठन। आइए अब हम इन्हें जानते हैं। सस्वर पठन, जोर से बोलकर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यानी कि जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं, मान लीजिए बुक हमारे सामने है, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं या अभी भी कुछ ऐसे ही स्टूडेंट होंगे जो बोल बोल कर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं या बड़बड़ाते हैं, वो पढ़ते हैं, वो मन में नहीं, कहते हैं कि हम जब मन में पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती है या दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाती। हमारा आदत है बोल बोल कर पढ़ना।
तो इसे ही सस्वर पठन कहा जाएगा। यानी कि जोर जोर से बोल कर जब पढ़ते हैं हम और पढ़कर उसके अर्थ को जब हम ग्रहण करते हैं तो इसे हम सस्वर पठन कहते हैं। सस्वर पठन को दो भागों में विभाजित किया गया है। आइए अब हम उनको जानते हैं। सस्वर पठन के इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है व्यक्तिगत पठन और दूसरा है सामूहिक पठन। व्यक्तिगत पठन ऐसे पठन को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा क्लास में पाठ को यानी कि वो पढ़ता है, स्वस्वर पठन करता है। यानी कि जब एक व्यक्ति सस्वर पठन करता है तो उसे हम व्यक्तिगत पठन कहते हैं। और सामूहिक पठन उसे कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक छात्र उसको सामूहिक रूप से पढ़ते हैं, तो इसे हम सामूहिक पठन कहते हैं। व्यक्तिगत पठन में एक छात्र के द्वारा और सामूहिक पठन में दो या दो से अधिक छात्र के द्वारा जब पढ़ा जाता है तो उसे हम सामूहिक पठन कहते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है दूसरा नंबर मौन पठन। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। यानी कि जैसे कि जब हम स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं, यानी कि ऊंची कक्षा में जब वो चले जाते हैं तो वो मौन पठन करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें कि वो मन ही मन पढ़ते हैं, तो इसे ही मौन पठन कहा जाता है। और मौन पठन जो होता है, इसे जो होती है वो थकान कम होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो हमारा ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, जिसमें कि हम कुछ समय के बाद थक जाते हैं। लेकिन मौन पठन में क्या होता है कि इसमें हम मन में पढ़ते हैं, जिसमें कि हमारा जो आँख होता है और मस्तिष्क, यानी कि हमारा मस्तिष्क और आँख जो होता है वो काफ़ी सक्रिय होता है, जिसमें कि हमें इसमें कम थकान महसूस होती है। लेकिन मौन पठन जो होता है इसमें एक तो नेत्र और मस्तिष्क इसमें सक्रिय रहते हैं, इसके साथ ही साथ इसमें समय की भी बचत होती है और इससे हमारा ध्यान जो होता है वो केंद्रित रहता है। हम बुक में देख करके पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है कि उस चीज़ को हम और भी ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि इसके बाद क्या होगा और ये जो है तो उसका मीनिंग क्या होगा, ये उसके अर्थ को पूरा डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ध्यान जो होता है वो पूरी तरीके से केंद्रित हो जाता है। और इसके साथ ही साथ मौन पठन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गंभीर पठन और दूसरा है द्रुत पठन। गंभीर पठन में क्या होता है कि इसमें जो पढ़ रहे हैं उनको विषय वस्तु पर अधिकार करना, यानी कि जिस चीज़ को वो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं क्या कहूँ, यानी कि मान लीजिए कि हम किसी चीज़ पर पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं, कि मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कि लर्निंग क्या है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, उस चीज़ पर उस पाठ में जो टॉपिक है उसके जो जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन पर उसका पूरा अधिकार होता है कि उस चीज़ पर वो पूरी उनकी अच्छी पकड़ होती है। ये होता है गंभीर पठन कि उस चीज़ को हम पूरे गंभीरता पूर्वक पढ़ते हैं, जो हमें हमेशा उस चीज़ को हमें याद रहता है। इसके साथ ही साथ जब हम गंभीर रूप से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उससे हमें नई सूचनाओं का भी ज्ञान होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें नए सूचनाएं जो होती हैं, नई सूचना जो होती है, इसका हमें ज्ञान होता है। इसके साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि गंभीर पठन से हमें केंद्रीय भाव, यानी कि किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, ये चीज़ भी जो होता है वो गंभीर पठन से यहाँ पठन होगा, ठीक है। आप इसे अपने नोट्स बनाने समय इसे सुधार लेंगे, ठीक है। तो गंभीर पठन में क्या होता है कि इसमें हमारा केंद्रीय भाव की रहता है, जिसमें कि हम उस चीज़ को, अगर किसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं तो उसे पूरा डिटेल से या फिर पूरा ध्यान को केंद्रित करके उस चीज़ को हम खोजते हैं, तो ये होता है गंभीर पठन।
जिसमें कि हम इसे ऊंची कक्षा में काफ़ी इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद है द्रुत पठन। द्रुत पठन में क्या होता है कि इसमें जो हम भाषा को सीखे हैं, मान लीजिए मैंने आप लोग को कविता सिखाई है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उसमें क्या होगा, उस चीज़ को वो अभ्यास करेगा, है ना। इसे ही द्रुत पठन कहा जाता है। और ये एक तरीके से आनंद प्राप्त करने का, है ना, आनंद प्राप्त करने के लिए भी इसे उपयोग किया जा सकता है। और जब हम खाली बैठे हुए हैं तो खाली समय का सदुपयोग के लिए, ठीक है, खाली समय का सदुपयोग के लिए भी हम द्रुत पठन का उपयोग करते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है पठन कौशल का महत्व। अब हम इसको जानते हैं, पठन कौशल का क्या महत्व होता है। तो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में ये सहायक होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है कि सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि बालक के विभिन्न क्षेत्रों का विकास, यानी कि जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का विकास सम्मिलित होता है उसे ही सर्वांगीण विकास कहा जाता है। इसके बाद है कि पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, समाचार पत्र इत्यादि को पढ़कर विद्यार्थी अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। यानी कि जब बालक पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है या वो समाचार पत्र, इन चीज़ों को पढ़ता है तो उसके शब्द भंडार में बहुत सारे शब्दों की वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ इसमें पठन कौशल के द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं उनमें चित्रों को देख करके समझने की भी जो क्षमता होती है, इसका भी विकास होता है। मान लीजिए वो चित्र देखकर समझना, जैसे कि बालक के सामने कोई चित्र दिया जाता है ना, चित्र देखकर समझना। चित्र देखकर समझना में क्या होता है कि बालक के सामने मान लीजिए कोई एक गांव का चित्र मान लीजिए दर्शाया गया है, जिसमें कि कुछ महिलाएं हैं वो मटके में पानी लेकर के जा रही हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, और कुछ बाग बगीचे भी हैं जहाँ बहुत सारे फल लगे हैं। तो इस तरीके से गांव का एक चित्र दर्शाया गया है, जिसे देखकर जब जो बच्चा है वो इस चित्र को देखेगा तो उसके मन में ये विचार आएगा कि ये तो गांव का दृश्य है, जिसमें कि कुछ महिलाएं हैं वो घड़े में पानी भरकर जा रही हैं, कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, बगीचे में बहुत सारे आम हैं। तो ये चित्र देखकर क्या होगा, वो मस्तिष्क में वो तरह तरह के उसके बात आने लगेंगे, वो उस चीज़ को कल्पना करने लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों का भी उनमें विकास होता है पठन कौशल से। इसके साथ ही साथ अगर बच्चों को पठन कौशल के द्वारा जब वो किसी महान व्यक्ति की जीवनी, यानी कि महान व्यक्ति की जीवनी को जब वो पढ़ता है तो उनको क्या है कि वो उनको आत्मसात करने की कोशिश करता है। मान लीजिए अगर बच्चों को, हाँ, मान लीजिए कि अगर हम उनको किसी अच्छे महापुरुष की, या सभी तो महापुरुष हैं यानी कि जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में उन्हें एक जीवनी पढ़ने के लिए दिया गया, तो उस जीवनी को पढ़ें कि किस तरीके से देश को आज़ाद कराने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उन चीज़ों को पढ़कर क्या होता है कि स्टूडेंट भी जो होते हैं वो उनको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो पठन कौशल से विकसित होती हैं। इसके साथ बच्चों को पठन कौशल से नई नई जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि पठन कौशल क्या है, वो बहुत सारे पुस्तक को पढ़ता है जिसमें कि उसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है ना। वो जितना पढ़ेगा उतना ही उसका जो शब्द भंडार है वो भी वृद्धि करेगा और उसका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, नए नए बातों को सीखेंगे, जानेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पठन कौशल के ये सारे महत्व हैं। और इसके साथ ही साथ अगर बच्चों को कुछ मान लीजिए उपवन का, यानी कि वन का या कुछ कहानी का या कहीं वो कुछ यात्रा से संबंधित, है ना, बातों को भी वो अगर उनको बुक दे दिया जाए तो उसे वो पढ़ करके उस खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कि मान लीजिए उनको यात्रा से संबंधित कुछ बुक है कि, तो उसको वो खाली समय में अगर पढ़ेंगे तो उससे भी उन्हें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ये सारे पठन कौशल के महत्व हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है पठन कौशल के आधार। तो पठन कौशल
जो है इससे दो आधार हैं इसके। एक तो है, यहाँ भी पठन होगा, यहाँ गलती हो गया है, इसे आप सुधार लेंगे। यहाँ पर यानी कि पठन मुद्रा और पठन शैली। पठन मुद्रा क्या होता है? पठन मुद्रा का मतलब होता है बैठने, यानी कि किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। बैठने, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। बैठने, खड़े होने, खड़े होने, इसके साथ ही साथ पठन सामग्री, यानी कि पठन का जो सामग्री है उसको किस तरीके से हाथ से वे पकड़ते हैं, है ना। हाथ से पकड़ने, हाथ से पकड़ने, ये सारी चीजें जो होती हैं वो पठन मुद्रा के अंतर्गत आती हैं। यानी कि किस तरीके से वे बैठते हैं, उनका खड़ा होने का ढंग कैसा है, वो जो पुस्तक है उसको वो किस तरीके से हाथ में पकड़ते हैं, और वो पुस्तक को किस तरीके से पढ़ते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पुस्तक को पूरा एकदम आँख के नीचे एकदम क्या बोले एकदम पूरा सामने करके पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि उसको एक सही स्थान पर रखकर, यानी कि कुछ डिस्टेंस होना चाहिए आँख से पुस्तक का, तो वो उस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये सारी जो होती हैं वो पठन की मुद्रा होती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सीधे बैठकर मान लीजिए हम पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने में भी मन लगता है, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम झुक के पढ़ेंगे या लेट कर पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें नींद आने लगेगी, हमारा पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो इसलिए पठन मुद्रा जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए। इसके बाद है पठन शैली। तो पठन शैली हम उसे कहेंगे जिसमें कि हम किस तरीके से उसको पढ़ने, हमारा शैली कैसा है ना, जिसमें कि हम उसको किस तरीके से पढ़ने का वाचन कर रहे हैं। पुस्तक में पाठ को पढ़ते समय बाएं हाथ से पुस्तक को पकड़ना चाहिए या इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि ऊपर से बीच में बाएं हाथ का जो अंगूठा है वो आ जाए। तो इन सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, किस तरीके से पकड़ना चाहिए उनको, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। बड़ी पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए, या पढ़ते समय दृष्टि जो है हमारी वो पुस्तक पर ही ना रहे। यानी कि ये जो होता है एक तरीके से पठन शैली जो है एक तरीके से स्टूडेंट के साथ साथ एक टीचर के लिए भी होता है कि जब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो ऐसा नहीं कि वो बुक लेकर सिर्फ अपने ही खुद पढ़े जा रहे हैं। उनको अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो बुक के साथ साथ वो बच्चों की और भी देखें। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाने में अपना मगन है और बच्चे जो हैं वो बात करने में मगन है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो उनको ध्यान रखना है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। या ब्लैक बोर्ड में जब वो लिख रहे हैं वो ऐसा नहीं लिखना है कि वो सीधा पीछे मुड़ के लिखते जा रहे हैं, तो कभी पीठ उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसे लिखना चाहिए ताकि आप ब्लैक बोर्ड में भी लिखें और बच्चों पर भी आपका ध्यान हो सके। तो ये पठन शैली है जिसे हमें ये पढ़ने में काफ़ी मददगार होती है, जिसे टीचर के साथ साथ स्टूडेंट दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब है पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ। पठन कौशल की क्या शिक्षण विधियाँ हैं, ये अब हम इसे जानेंगे। पहले है शब्द तत्व पर आधारित, यानी कि शब्द तत्व पर आधारित कुछ विधियां हैं जिनको हम जानेंगे। पहला है वर्ण बोध विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि बालक को डायरेक्ट हम बुक दे देंगे तो वो क्या पढ़ेंगे, जब तक वो वर्ण को नहीं जानेंगे तो उस चीज को वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो स्टार्टिंग जो बेस होता है वो वर्ण से ही स्टार्ट होता है। तो पहले बच्चों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है ना। और वर्णों में भी उन्हें पहले स्वर का, उसके बाद व्यंजन का, यानी कि पहले आ ई, उसके बाद क ख ग का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद उन्हें मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। तो इस तरीके से पढ़ने का जो एक तरीका होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। हम उन्हें पहले आ ई पढ़ाते हैं, उसके बाद उन्हें क ख ग पढ़ाते हैं, उसके बाद उन्हें मात्राओं का ज्ञान देते हैं। तो ये जो होती है वो वर्ण बोध विधि होती है। इसके बाद है ध्वनि साम्य। ध्वनि साम्य में क्या होता है, किसमें कि वर्ण बोध विधि को संशोधित रूप, यानी कि इसमें समान उच्चारण वाले शब्द को साथ साथ
सिखाना, यानी कि जो शब्द का उच्चारण इसके समान है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना तलाबी सा, मूर्धन सा, दन सा, तो मान लीजिए तीनों को जब पढ़ेंगे सा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन तलाबी सा है, कौन मूर्धन सा है, कौन दन सा है। तो इसमें जो समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं को साथ साथ सिखाया जाता है, यानी कि ध्वनि के आधार पर उनमें कुछ अंतर होती हैं उनको बताया जाता है। इसके बाद है स्वरोच्चारण। स्वरोच्चारण विधि में क्या होता है कि इस विधि में अक्षर और शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है, जिसमें कि इसमें 12 खड़ी को आधार बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां, यानी कि पहले तो हमने शब्द तत्व पर आधारित विधियों के बारे में जाना, अब इसके बाद हम अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियों के बारे में जानेंगे। पहला तो है देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि में क्या होता है कि इस विधि में शब्द से संबंधित कुछ वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। ये खासकर छोटी बच्चों की कक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है छोटी कक्षाओं के लिए, जिसमें कि बच्चों को पहले मान लीजिए कोई वस्तु दिखा दी गई या उन्हें चित्र दिखा दिया गया और उसके आधार पर पहले सब बच्चों में शब्द का ज्ञान कराया जाता है। फिर चित्र के नीचे वस्तु का नाम जिसमें कि लिखा हुआ होता है, मान लीजिए कमल का चित्र है, ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है कमल। कमल का फूल तो बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये कमल का फूल है और नीचे लिखा रहेगा कमल। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे कमल के फूल को देखेंगे और तुरंत कह देंगे कि ये कमल है, यानी कि देखो और कहो विधि। इसके बाद है वाक्य विधि। वाक्य विधि में क्या होता है कि पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण, इस क्रम में बच्चों को जो बोलने का अभ्यास कराया जाता है, यानी कि पहले इसमें शब्द को, फिर पहले वाक्य को, फिर शब्द को और फिर वर्ण को, इस तरीके से बच्चों को इसमें अभ्यास कराया जाता है। और ये जो विधि है वाक्य विधि, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद है कहानी विधि। कहानी विधि को भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस विधि में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये विधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छोटी कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। तो इस विधि में क्या है कि कहानी से संबंधित कुछ चार्ट या चित्र के माध्यम से बच्चों को समक्ष रखा जाता है। जैसे कि बच्चे के सामने मान लीजिए हमें बच्चों को ये मेढक और मेढक छोड़िए, मान लीजिए बच्चों को हमें एक, मैं क्या कहूँ, मेरे दिमाग में अभी उदाहरण नहीं आ रहा है, यानी कि बच्चों को गाय के बारे में बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, गाय का हम उनके सामने चित्र रख देंगे, फिर उनको गाय के बारे में बताएंगे कि गाय है, हमें दूध देती है ना, इसे घर में भी पाला जाता है, गाय को हम माता मानते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चित्र के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। और वैसे भी चित्र के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं और वो चीज़ें उन्हें हमेशा याद रखती हैं, क्योंकि चित्र में बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, उन्हें काफ़ी आनंद आता है चित्र देखकर। तो उस चीज़ों के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उससे वो उसे और भी अच्छे तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं। और टीचर जो होते हैं वो कहानी को कक्षा में कहते हैं चित्र दिखा करके बच्चों को, और उसके बाद क्या होता है कि टीचर जो है वो कहानी को ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाते हैं, चित्र लगा दिया गाय का और गाय से संबंधित जो जो बातें हैं उसको वो बगल में लिखते जाते हैं, जिसमें क्या है कि बच्चे चित्र तो देखते ही हैं, साथ ही साथ जो टीचर हैं वो ब्लैक बोर्ड पर जो लिख रहे हैं उसको भी वो अनुकरण करते हैं। तो यह विधि भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है कि इस विधि में देखो और कहो का ये दूसरा स्वरूप है। जैसे कि पहले में हमने पढ़ा कि देखो और कहो विधि, इसका ही एक दूसरा रूप है ये अनुकरण विधि। इसमें क्या है कि जो टीचर हैं वो एक एक शब्द को बालक को दिखाते हैं और छात्र को फिर उसे दोहराने के लिए कहते हैं। मान लीजिए वो एक एक शब्द का, मान लीजिए या तो उनके पास कोई टीचिंग मटेरियल होगा, क ख ग घ क,
या वो चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उनको वो दिखाएंगे और पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि ये का है, फिर बताएंगे खा है, फिर बताएंगे ग है। तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे चित्र को देखेंगे और उसको अनुकरण करके वो बताएंगे। तो ये जो विधि है, इससे भी बच्चों को पढ़ना सिखाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधि होती है, अनुकरण विधि। इसके बाद है संपर्क विधि। संपर्क विधि में क्या होता है कि इस विधि के द्वारा मारिया मोंटेसरी ने इस विधि के बारे में दिया है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि पहले बच्चों को चित्र या खिलौना के माध्यम से परिचित कराना, यानी कि बच्चों को पहले चित्र के माध्यम से बताना है या खिलौने के माध्यम से। और उसके साथ ही साथ कुछ हम कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, है ना, टीचिंग मटेरियल का, जिससे बच्चे टच फील कर सकें। तो ये सारी चीज़ों का यूज करके हम बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। इसके बाद है, अब आगे हम देखते हैं, आगे है पठन विधि के कुछ दोष। अब पठन विधि में क्या क्या होता है, पठन विधि के कुछ हमने पठन विधि के प्रकार देखे हैं, इसके महत्व को जाना, इसके कुछ आधार थे, इसे हमने जाना। इसके साथ ही साथ हमने पठन कौशल की शिक्षण विधियां, जिसमें कि शब्द तत्व के आधार पर और अर्थ ग्रहण के आधार पर, इनको हमने जाना। अब पठन विधि से कुछ दोष भी होते हैं जिसे हम जानेंगे। तो आइए अब हम इसे जानते हैं। पठन विधि की प्रमुख त्रुटियां निम्न प्रकार हैं, जैसे कि अटक अटक कर पढ़ना। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं वो पढ़ते हैं कि वो अटक अटक कर पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये भी एक पठन का एक दोष है। पढ़ते समय अनुचित मुद्रा, आँखों को पुस्तक को आँखों के सन्निकट या दूर रखना, यानी कि पढ़ते समय उनका उचित मुद्रा नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चे को पढ़ने के लिए कहा गया, वो टेढ़ा से खड़ा हो गए और पढ़ रहे हैं, या ऐसे सूत गए हैं बेंच में, उस वैसे पढ़ रहे हैं। तो ये भी जो है क्या है, ये उचित मुद्रा नहीं है बैठकर पढ़ने की। इसके साथ ही साथ ज़्यादा पुस्तक को आँख के सामने घुसाकर भी नहीं पढ़ना चाहिए, या एकदम ज़्यादा दूर करके भी नहीं पढ़ना चाहिए। उसे एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ पढ़ना चाहिए। या फिर अशुद्ध उच्चारण, बच्चे मान लीजिए सड़क को सड़क कर रहे हैं, तो ये भी अशुद्ध उच्चारण का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से पठन दोष हुआ। अब पढ़ने की गति का ना होना, मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ, लगातार पढ़ते जा रही हूँ, ना हम फुल स्टॉप देख रहे हैं, ना अल्प विराम देख रहे हैं, ना ही पूर्ण विराम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो ये भी जो होती है वो पठन संबंधी दोष है। और इसके साथ है दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई ना देना। बहुत से यानी कि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें दृष्टि दोष होती है, और जिसके कारण वो अक्षर को ठीक ढंग से नहीं देख पाते हैं। तो क्या होता है कि उसको वो सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। इसके बाद है पाठ्य सामग्री का कठिन होना। अगर पाठ्य सामग्री कठिन होगी तो वो भी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत महसूस होगी। अक्षर या संयुक्ताक्षरों संबंधी त्रुटियां, अगर अक्षर से संबंधित अगर बच्चों को अक्षर का अच्छा से ज्ञान नहीं है, या वो उसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर भी इससे भी उन्हें पढ़ने में कठिनाई होगी। इसके बाद है भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव। इसके कारण भी बच्चों में कठिनाई होगी। पठन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव या अध्यापक का व्यवहार, मान लीजिए बच्चे टीचर जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा डांटते डपटते हैं या बार बार उनको पीट देते हैं, तो ये भी गलत है। बच्चों को अध्यापक का व्यवहार जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। टीचर का बिहेवियर से बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर हम क्लास में जाते ही बच्चों पर चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे क्या होंगे, सहम जाएंगे, तो फिर क्या वो टीचर से उतना वो मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे, यानी कि टीचर से साथ घुल मिल नहीं पाएंगे, है ना। पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम कक्षा का माहौल जो है एकदम पूरा डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे जब अपनी बात को अच्छे से कह सकें, अगर उन्हें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वो अच्छी तरीके से टीचर को बता सकें, और टीचर भी उनकी बात को सुन करके उनकी क्या समस्या है उसको जान करके उसको जाने और फिर उसका उपचार करने में उनकी मदद करें। तो टीचर का जो व्यवहार होता है वो भी पठन विधि के दोष हो सकते हैं अगर अच्छा नहीं हुआ तो। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है, यहाँ भी पठन होगा, यहाँ भी मिस्टेक है, इसे आप सुधार लें। पठन संबंधी दोषों का निवारण। अब पठन संबंधी जो जो दोष हैं उसको हम किस तरीके से
उसका निवारण कर सकते हैं या कि किस तरीके से उसका उपचार कर सकते हैं। आइए अब हम इनको जानते हैं। पहला है आवृत्ति पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है कि बार बार बच्चों को अभ्यास कराना। अगर किस चीज़ में बच्चों को अगर दोष है, अगर मान लीजिए वो उनका राइटिंग अच्छा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनको है जो बुक रहता है सुलेख वाला, उसमें हम उन्हें बार लिखने के लिए कहते हैं कि आप इसमें लिखते जाइए। लिखते लिखते क्या है कि आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। या वो किसी शब्द को लिखने में गलती करते हैं तो उन्हें वो लिख करके बार बार दोहराने के लिए दिया जाता ताकि वो उसे सही तरीके से लिखने लगे। तो ये ही होती है आवृत्ति और पुनरावृत्ति। अब आइए है इस सेकेंड नंबर को देखते हैं, वातावरण परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर पठन संबंधी दोषों का भी हम निवारण कर सकते हैं। अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो उनमें जो पठन संबंधी जो दोष है उसका भी निवारण किया जा सकता है। तो वातावरण जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने में, तो इस पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके साथ है चिकित्सा विधि। चिकित्सा विधि में क्या होता है कि यदि किसी अंग में कोई खराबी हो गई हो बालक के, या वो उनमें भय उत्पन्न होता है या वो घबरा जाते हैं, तो इनसे संबंधित जो कठिनाई है उसके लिए वो चिकित्सा विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चयन करना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल, यानी कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है वो चौथी कक्षा में पढ़ रहा है, अगर उनको हम कक्षा 7 का अगर उनको पढ़ाने लगें तो क्या वो उनको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो क्या होगा, वो उस चीज़ को पढ़ने में उनका इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए बच्चे की मानसिक स्थिति के अनुसार, है ना, बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है और उसके अनुसार ही पाठ्य सामग्री उन्हें प्रदान करना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें सिखाना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो छात्रों की मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चयन करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके दोषों के निवारण में। फिर पांचवा है आदर्श पठन। आदर्श पठन में क्या होता है कि जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के सामने स्वयं पुस्तक पढ़ते समय उसकी गति का, उसकी आरोह का, अवरोह का विशेष रूप से जब ध्यान रखते हैं तो इसे ही हम आदर्श पठन कहते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है लेखन कौशल। हमने पठन कौशल के बारे में पढ़ लिया, उसके दोष निवारण किस तरीके से किए जा सकते हैं उनके बारे में जाना। अब हम लेखन कौशल के बारे में जानेंगे। लेखन कौशल किसे कहते हैं? विचारों को लिखकर व्यक्त करने के कौशल को लेखन कौशल कहा जाता है। मान लीजिए हमें किसी चीज़ पर निबंध लिखने के लिए कहा गया है ना, तो हम उस चीज़ पर जब निबंध लिखते हैं तो निबंध हम लिखते हैं, उसके साथ ही साथ अपने विचार भी हम उसमें देते हैं कि इस चीज़ में ऐसा होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। अपना जो हमारा विचार होता है वो हम उसमें लिखते हैं। तो लेखन कौशल में विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। लिखकर विचारों को व्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। अब आइए हम लेखन कौशल के कुछ उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि लेखन कौशल के क्या उद्देश्य होते हैं। इसमें कुछ इसके प्रमुख उद्देश्य हैं जिसे मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। पहला है छात्र सोचने व निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से लिखकर व्यक्त कर सके। यानी कि छात्र क्या है, वो उस चीज़ को अच्छे से सोचें, उस चीज़ का अच्छे से निरीक्षण करें, है ना। उसके बाद उस चीज़ को, वो भाव को, जिस चीज़ को वो पढ़ रहे हैं उसके भाव, उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझकर उसे वे लिखकर व्यक्त करें, तो ये लेखन कौशल का उद्देश्य होगा। फिर छात्र जो है वो सुपाठ्य लेख लिख सके। इसके साथ ही साथ शब्दों की शुद्ध वर्तनी, ऐसा नहीं है कि बच्चा गलत लिखे, किधर सही होगा किधर दुर्गही होगा, है ना। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके साथ ही साथ विराम चिन्ह का, कहाँ विराम चिन्ह देना है, कहाँ अल्प विराम होगा, कहाँ पूर्ण विराम होगा, इन सारी चिन्हों का भी ध्यान रखना लेखन कौशल में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अनुलेख, अतिलेख और श्रुतलेख।
ही वो लिख सके। इसके साथ ही साथ है व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में भी वो सक्षम हो। वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम के अनुकूल वो रख सके। यानी कि इन सभी चीज़ों को लेखन कौशल के अंतर्गत ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिनसे वो उचित ढंग से लिख सके, उनका उचित ढंग से लेखन कौशल का विकास हो सके। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है लेखन कौशल की प्रविधियां। इसकी कुछ प्रविधियां हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। यानी कि बच्चों को लेखन क्षमता को विकसित करने में, यानी कि उनको लिखना सिखाने में किस तरीके से कलम पकड़ना चाहिए, लिखने के लिए उचित स्थान पर किस तरीके से हमें बैठना चाहिए, ये सारी चीज़ों को बताना इसमें काफ़ी आवश्यक होता है। अब आइए हम इसकी कुछ प्रविधियां हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है स्पष्ट वर्ण लेखन विधि। इसमें क्या होता है कि बच्चों को लिखने का अभ्यास नहीं है, अगर बच्चों को लिखने का अभ्यास नहीं है तो क्या करेंगे, वो टेढ़ी मेढ़ी लिखेंगे या तिरछी रेखाएं खींचेंगे। इसलिए बच्चों को सीधी रेखा खींचने का अभ्यास कराना चाहिए, है ना। इसे ये भी छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को सीधी सीधी लिखने के लिए सिखाया जाए, ताकि वो टेढ़ा मेढ़ा ना लिखें और रेखा को वो सीधे खींचें। ये सारी चीज़ों का अभ्यास भी हम लेखन कौशल में कराते हैं। इसके बाद है मोंटेसरी विधि। इसमें क्या होता है कि मोंटेसरी विधि में बच्चों को लिखना सिखाने में उनके आँख, कान और हाथ तीनों का समुचित उपयोग पर बल दिया जाता है कि बच्चे तीनों का उपयोग करके वो लिखना सीखें। तो ये जो होता है वो मोंटेसरी विधि में होता है। इसके बाद है रूपलेखानुकरण विधि। इस विधि में क्या होता है कि टीचर जो है वो श्याम पट या स्लेट पर, है ना, चौक से या पेंसिल से बिंदु बनाते हुए शब्द को या वाक्य को लिख देते हैं और फिर छात्र से उन निशान पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलते हैं, जिससे कि जो शब्द और वाक्य हैं वो उभर कर आ सकें और वर्णों को लिखना वो सीख जाएं। ये भी छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप उनकी बुक में देखेंगे कि डॉट डॉट दे करके किस तरीके से उनको सिखाया जाता है ना, और उस पर वो उन्हें कहा जाता है कि आप इन पर पेंसिल घुमाइए। तो ये भी जो है वो छोटी कक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है पेस्ट्रोलॉजी। इसमें पेस्ट्रोलॉजी जो होगा, यानी कि पेस्टालॉजी, यहाँ लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है, इसे आप सुधार लें, ठीक है। इसमें होगा पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी में क्या होता है कि बच्चों को वर्णों को लिखना सिखाने के लिए उन्हें लकड़ी या प्लास्टिक से बना हुआ वृत्त, रेखा, यानी कि इन सभी टुकड़ों को मिलाकर वर्ण बनाना सिखाया जाता है और एक समान जो आकृति वाले जो वर्णों को एक समूह में बनाकर साथ साथ सिखाया जाता है। तो ये पेस्टालॉजी विधि में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे है स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें क्या होता है कि शिक्षक इस प्रविधि में श्याम पट या उनका जो अभ्यास पुस्तिका होता है या स्लेट पर अक्षर को लिख देते हैं। उसके बाद छात्र को कहा जाता है कि उन अक्षर को देखकर उनके नीचे स्वयं लिखें। यानी कि यहाँ पर डॉट नहीं होगा, यहाँ पर ऊपर में क्या है कि टीचर अक्षर को लिख देंगे। मान लीजिए लिख दिए हैं कमल, फिर लिख दिए हैं खग और कहे हैं कि वो उनको देख करके लिखें। तो ये क्या हो गया, इसे हम स्वतंत्र अनुकरण विधि कहते हैं। इसके बाद है जैक टॉट विधि। इसमें क्या होता है कि शिक्षक बालक को द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए कहते हैं। यानी कि छात्र इसमें क्या करेगा कि एक एक शब्द को लिखकर अध्यापक को दिखाएगा। अध्यापक द्वारा जो लिखित शब्द है उससे मिलाते हुए स्वयं का संशोधन करेगा। तो इसे ही हम जैक टॉट विधि कहते हैं। इसके बाद है लेखन अभ्यास को 3 श्रेणियों में विभाजित करके समझा जा सकता है। यानी कि लेखन का जो अभ्यास होता है, लिखने का जो अभ्यास है, इसे हम 3 विधि के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए अब उनको समझते हैं। पहला है सुलेख,
जिसे आप जानते ही होंगे कि यहाँ की सुंदर लेख को सुलेख कहा जाता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि सुलेख का बुक भी आता है, जिसमें कि बच्चों को राइटिंग को सुधारने के लिए, यानी कि उन्हें किस तरीके से लाइन में लिखना चाहिए सुंदर सुंदर अक्षर से, इनको सिखाने के लिए सुलेख का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अनुलेख। अनुलेख में का मतलब होता है कि किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना को हम अनुलेख कहते हैं, और इसके लिए अभ्यास पुस्तिका का भी प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में जो छात्र हैं वे छपे हुए चित्र के नीचे देख करके स्वयं अक्षर को बनाते हैं। और ये प्रारंभिक कक्षा में, यानी कि छोटे बच्चों की कक्षाओं में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसे काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद है श्रुत लेख। श्रुत लेख में क्या होता है कि इसमें सुना हुआ लिखना, यानी कि जिसे टीचर जो है वो किसी बात को कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप उनको सुन के लिखिए। ऐसा हमने भी बहुत लिखा है। छोटी कक्षा में जब हम पढ़ते थे तो मान लीजिए वो कहानी बोलते जा रहे हैं और हम उनको सुन सुनकर लिखते जा रहे हैं, तो इसे ही हम श्रुत लेख कहते हैं। और श्रुत लेख वर्तनी शिक्षण के लिए भी काफ़ी आवश्यक है कि किस प्रकार हम सुन करके लिख रहे हैं, हमें कितना मिस्टेक हो रहा है, हम शुद्ध लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो इस चीज़ का जांच करने के लिए भी श्रुत लेख जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से लेखन अभ्यास की ये 3 विधियां हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आज क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन हमारा ये जो चैप्टर है वो आज पूरा कंप्लीट हो गया। हमने चारों कौशल को कवर कर लिया है और भी पूरे डिटेल के साथ पढ़ा है, जिससे कि इन चारों कौशल को समझने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप लाइक शेयर करते रहें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें। एंड अगर आपने स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आप तक पहुंच जाए और आप खुद अपने नोट्स तैयार करें। अभी से आप नोट्स तैयार करना शुरू कर दें तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें। अपने आप को मोटिवेट रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। बस एक है कि हमें मन में ठानना है। अगर हम मन में ठान लें कि ये चीज़ हमें करना है तो करना ही है। अगर किसी चीज़ को आप ठान लेते हैं तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए अगर जो समय है, समय का आप सदुपयोग करें, आप समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि जब गुजर जाएगा तब आपको एहसास होगा कि हमने क्या खो दिया है। इसलिए समय का आप सदुपयोग करें। अभी जो समय आपको मिला है, अभी फॉर्म तो नहीं आया है, अगर अभी से आप अपने नोट्स को प्रॉपर तैयार करते रहें, उसको रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपका खुद से मोटिवेट होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करना कोई मामूली बात नहीं है। और वैसे भी सीटेट का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई नहीं है। इसे आप आसानी से, थोड़ी सी मेहनत भी अगर आप कर देते हैं तो इसे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अपने पढ़ाई को आप वेस्ट ना जाने दें। आपने जो पढ़ा है उसे और भी आगे बढ़ाइए ताकि आप अच्छी जॉब ले सकें, है ना। पढ़ा है तो कुछ पाने के लिए ही पढ़ा है, तो इसलिए आप मन लगाकर पढ़ें। मेरे से जितना होगा मैं उतना आप लोगों के लिए करूँगी। और मेरे पढ़ाया हुआ यानी कि हर चीज़ फ्री है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि मैम को फी पेड करना पड़ेगा तब वो नोट्स प्रोवाइड करेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री है। और मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेहनत करें। मेरे लिए नहीं, आपको अपने लिए मेहनत करना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियो मैं जल्दी मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो को अपलोड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।